हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया था। वी आर स्टार्टेड विद सब्सक्रिप्शन, जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, रादर द ओनली एडजस्टमेंट जिसकी वजह से बच्चे इस चैप्टर से नफरत करते हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन। जिसके अंदर में हमने देखा था कि लास्ट दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था। वन क्लोजिंग एंट्री एंड अनादर ओपनिंग एंट्री। हम दो पार्ट में पढ़ रहे हैं इसको, पहला क्लोजिंग एंट्री और दूसरा ओपनिंग एंट्री। अगर मैं क्लोजिंग एंट्री की बात करूं तो वी हैव ऑलरेडी सीन दो एंट्रीज हम कल पढ़ चुके हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये दो एडजस्टमेंट्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। टुडे नाउ विल लर्न कि भाई ओपनिंग बैलेंसेस दिए रहे तो क्या, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ओपनिंग फिगर्स दिए रहे तो क्या, कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिए रहे तो क्या करना है। बट इस पे आने से पहले, इस प्रॉब्लम पे आने से पहले एक छोटा सा केस स्टडी समझते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू कंसेप्ट बिफोर कमिंग टू दैट पार्ट। अभी मैं सैलरी के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ, बट दिस इज टू डेवलप अ कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड दैट ओपनिंग बैलेंसेस के कंसेप्ट क्या होते हैं। तो जस्ट बेयर विथ मी, संभाल लेना थोड़ा सा मेरे को, मैं जो बोल रहा हूँ सुन लेना, जो जो हम बात कर रहे हैं, जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग। देखा जाए तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एनपीओ, बट कंसेप्ट बिल्ड करने में काम आएगा। बट यू नेवर नो कि बोर्ड वाले शायद इस पे भी क्वेश्चन पूछ ले। सब्सक्रिप्शन इनकम है, ये एक्सपेंस लेके मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट जस्ट लुक इनटू दैट। क्या दिया हुआ है फॉर 2014-15, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 15-16 कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 14-15 के लिए दिया हुआ है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000, सैलरी पेड 5,000 एंड सैलरी पेड वाज फॉर 10 मंथ। मेरे को बताओ, ये जो 5,000 का सैलरी पे किया है, ये 10 महीने का पे किया है। साल में 10 महीने होते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं? जस्ट हेल्प मी विद दैट। साल में 10 महीने होते हैं कि 12 12 महीने, राइट? तो आपको नहीं लगता कि ये जो 5,000 रुपये का सैलरी अगर हमने ये 10 महीने के लिए पे किया है, तो जो 2 महीने बच गए, साल के 2 महीने बच गए, ये 2 महीने का सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा। ये 2 महीने का सैलरी यहाँ पे क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे टोटल कितने एडजस्टमेंट्स हो गए? यहाँ टोटल कितने एडजस्टमेंट्स हो गए? तीन। कितने एडजस्टमेंट्स हो गए? तीन। पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, दूसरा है सैलरी पेड और तीसरा है आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सैलरी पेड और आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तीन एंट्रीज है। ये तीन एंट्रीज हमको पास करनी है। पता है आप लोगों को, मेरे को पता है कि आप लोग एंट्रीज जानते हो, तो मैं फटाफट में पास कर देता हूँ। बेसिकली व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, you are required to pass the journal entry, prepare ledger, income and expenditure account and बैलेंस शीट फॉर 2 years। 2 साल की बनानी है। पहला साल कंपेरेटिवली इजी जाएगा, हम बना लेते हैं। सबसे पहले जर्नल, देन लेजर एंड देन फाइनल अकाउंट। यही प्रोसेस होता है जो हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द एंट्री विल बी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। पहली एंट्री जो हम पास करेंगे ये काय की रहने वाली है? कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड किया है, पैसा आया। पैसा आया तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलो कितना हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन इज सैलरी पेड रुपीज 5,000। 5,000 का सैलरी पे कर दिया, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, जिप से पैसा गया। द एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। द लास्ट एंड थर्ड वन, सैलरी पेड अबाउ इज फॉर 10 मंथ। 10 महीने के लिए पे किया, जो सैलरी पे की गई है दैट इज पेड फॉर 10 मंथ। अगर वो 10 महीने के लिए पे किया है तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 2 महीने का सैलरी क्या रह जाएगा आपका? आउटस्टैंडिंग। इफ इट इज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम एंट्री, बोलो। खर्चा है ना, तो डेबिट होगा ना। आपको नहीं लगता सैलरी नाम का खर्चा हुआ और अभी भी पेएबल है? तो जिसको पेएबल है वो पर्सन गिवर ऑफ उधारी। कुछ भी बोलना है करके बोलते क्या बेटा हम? सैलरी नाम का खर्चा हुआ ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी खर्चा हुआ जो पे करना बाकी है, तो खर्चा अकाउंट डेबिट होगा ना। हाउ कम सैलरी विल बी क्रेडिटेड? तो 5,000 जो है ये 10 महीने के लिए, तो 2 महीने के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, व्हाट विल बी द आंसर? आई थिंक इट विल बी 1,000। बराबर है? हाँ या ना? लेट्स प्रिपेयर लेजर। सबसे पहला लेजर अकाउंट बन जाएगा आपका कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 50,000 से। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50। एक्चुअली लेजर के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह लगेंगी, 1 मिनट।
सबसे पहला कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 50,000 से, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैपिटल। अगला अकाउंट ओपन हो जाएगा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 50,000 से, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैश। नेक्स्ट अकाउंट लिख देंगे सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 5,000 से, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट है 1,000, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे आउटस्टैंडिंग। एक अकाउंट और ओपन हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग के क्रेडिट में लिख देंगे 1,000, अधिक जानकारी के लिए सैलरी। और जस्ट बैलेंस ऑल द अकाउंट्स, सारे अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया जाएगा। और फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ऐसा ही बनाया जाता है ना, आया ना, यस और नो। जैसा कैश अकाउंट का बैलेंस आया 45,000, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट 45,000। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आया 50,000, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट कैपिटल 50,000। सैलरी अकाउंट का बैलेंस आया 6,000, दिस विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा 6,000 सैलरी के नाम से। आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट, वहाँ डेबिट, बैलेंस शीट में क्रेडिट बाय द नेम आउटस्टैंडिंग सैलरी। डेफिसिट है, देयर इज एन डेफिसिट ऑफ 6,000, 6,000 का डेफिसिट, 6,000 का डेफिसिट हम एडजस्ट कर देंगे कैपिटल में। और आपका टोटल कैपिटल का बैलेंस 44,000 हो जाएगा, 44,000 प्लस 1,000 इज 45,000। दिस इज योर बैलेंस शीट, राइट। ये आप लोगों का बैलेंस शीट हो गया, ये आप लोगों का बैलेंस शीट हो गया। अब मेरी मदद करना, मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें से अगले साल कौन से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, कौन से बैलेंसेस में कैरी फॉरवर्ड करूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होंगे कि बैलेंस शीट के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होंगे, बोलिए फटाफट। नेक्स्ट ईयर हम क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बैलेंस और बैलेंस शीट। विच बैलेंसेस विल बी कैरीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर, ऑफ कोर्स बैलेंस शीट के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते, बैलेंस शीट के बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड होते। मतलब पहले तो इस साल का क्लोजिंग, आपको नहीं लगता यहाँ एक एंट्री और पास की जाती है जिसको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। कैन एनीवन हेल्प मी विद द क्लोजिंग एंट्री ऑफ बैलेंस शीट, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसकी अगर मैं यहाँ क्लोजिंग एंट्री पास करूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ये आप लोगों ने बताना। अगर मैं ऐसी एंट्री पास करूँ तो ये सही है या गलत है कि भाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 44,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 एंड टू कैश अकाउंट क्रेडिट 45,000, ये सही है या गलत है ना। क्लोजिंग एंट्री, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू एसेट। वैसे ये एंट्री बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया था। बट सवाल ये है, जब हमारा ये वाला जो साल हमने सॉल्व किया ये 2014-15 है, आई थिंक 14-15 है ना, यस। अब जब हमारा 15-16 साल चालू हुआ तो हमने सैलरी पे कर दिया 8,000 रुपये, तो वहाँ भी वापस जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा और फाइनल अकाउंट बनेगा। तो जब हमने सैलरी पे किया, जैसे ही हमने सैलरी पे किया एंट्री हो जाएंगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या हो जाएंगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब देना और सोच समझ के जवाब देना, मैं जो पूछ रहा हूँ, मेरा ये इस साल का सैलरी नाम का खर्चा कितना होगा, इस साल का सैलरी नाम का खर्चा कितना होगा। इस साल का मतलब मैं जो साल की बात कर रहा हूँ ये 2015-16 की बात कर रहा हूँ, इस साल का सैलरी नाम का खर्चा कितना हुआ होगा। 8,000 पे किया हूँ मैंने 8,000 रुपये पे किया हूँ, कब, ये वाले साल में 2015-16 में। तो क्या पूरे 8,000 का खर्चा है क्या, पूरे 8,000 का खर्चा है क्या। मजाक किए रे तुमने 11th में। ध्यान दो 2 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, 1 मिनट। पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना बचा था,
पिछले साल आउटस्टैंडिंग सैलरी बचा था 1000, जो पिछले साल की क्लोजिंग है वो इस साल के ओपनिंग बन जाएंगे, जो पिछले साल के क्लोजिंग है वो इस साल के ओपनिंग बन जाएंगे। जीरो एंट्री मतलब ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 45,000, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 44,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट हो जाएगा 1000। बराबर है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, हाँ या ना? और जी यस और नो? अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैंने सैलरी यहाँ पे 8,000 रुपये पे किया, इस साल में जो दिख रहा है, इस साल में क्या दिख रहा है कि सैलरी 8,000 रुपये पे हुआ है। अगर मैंने इस साल 8,000 रुपये पे किया है तो आपको नहीं लगता ये जो 8,000 रुपये मैंने पे किया है इसमें से पहले जो पेमेंट होगी वो इस साल की सैलरी की होंगी, कि पहले जो पेमेंट होंगी वो जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बचा होगा वो पहले पे होगा? क्या पहले पे करेंगे हम? आर वी गोइंग टू पे द करंट ईयर सैलरी फर्स्ट और प्रीवियस ईयर सैलरी? जो एम्प्लॉई रहेगा वो क्या बोलेगा, हो गया सर ये इस साल के पैसे, पिछले साल के हम बाद में देख लेंगे। वो ये बोलेगा कि पहले पिछले साल के सेटल होंगे, पहले पिछले साल के सेटल होंगे। तो मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था कि मेरा इस साल का खर्चा कितना है? क्या मेरा खर्चा 8,000 रुपये है कि ये 8,000 में से 1,000 रुपये पुराने वाले पे हुए? क्या इस साल का खर्चा मेरा 8,000 रुपये है? क्या नहीं, इस साल का खर्चा मेरा 7,000 रुपये है, इस साल का खर्चा मेरा 7,000 रुपये। ये मेरा सवाल था जो मैंने आपसे पूछा था। बट अगर मैंने ऐसी एंट्री पास कर दी तो आपको नहीं लगता कि खर्चा 8,000 रुपये दिखेगा? अगर मैंने ऐसी एंट्रीज पास कर दी तो आपको नहीं लगता खर्चा 8,000 रुपये दिखेगा? है ना? यहाँ कुछ गलती है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली जब हमने 8,000 रुपये पे किए ना, जब 8,000 रुपये हमने पे किए ना, तो एंट्री होनी चाहिए थी आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम की उधारी पे हुई है 1,000 रुपये की, सैलरी नाम का खर्चा पे हुआ है 7,000 रुपये का, और जेब से कैश गया है 8,000 रुपये का। बट इतना डिटेलिंग किसी को समझता ही नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने देख लिया, बहुत सारे जगह की अकाउंटिंग देख ली, कोई करता ही नहीं। पिछले साल का कोई कंपेयर ही नहीं करता, पिछले साल के बैलेंसेस को कोई कंपेयर ही नहीं करता कि भाई पिछले साल का आउटस्टैंडिंग पहले पे हुआ होगा, कोई नहीं करता। इवन आपके बोर्ड के बुक में भी नहीं करता कोई, बोर्ड के बुक में भी कंपैरिजन नहीं होता। पहली बात तो इतने डिटेल में कंसेप्ट लिखा ही नहीं है, रटाया हुआ है, बोर्ड की बुक में ही है। उनकी गलती क्या है? बच्चों को कंसेप्ट समझाने जाओ तो उनको समझना में दिक्कत जाती है, ऐसा मानना है उनका। बट मेरा ऐसा मानना नहीं है। आपको समझाया सही तरीके से समझोगे आप, ध्यान से देखना। सही तरीका ऊपर वाली एंट्री, मेरे को बताओ सही तरीका ये वाली एंट्री थी कि सही ये एंट्री, ऊपर या नीचे, अप या डाउन? सही एंट्री क्या होती थी, अप या डाउन? व्हाट विल बी द करेक्ट एंट्री? डाउन वाली करेक्ट है, डाउन वाली करेक्ट है। बट ये हमको समझती नहीं ना, ये हम करते नहीं, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस को प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं करता कोई कंपेयर, क्योंकि टाइम लगता है, दैट टेक्स टाइम। अभी कर ले, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो इसका एक हैक है, इसका एक जुगाड़ है, ध्यान दो, इसका एक जुगाड़ है। ये सही है, बट हम ऊपर वाली पास कर रहे, कोई बात नहीं। बैलेंसेस बनाकर देख लेते, बैलेंसेस बनाकर देख लेते। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 45,000 से, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया 45,000 से, इसको आप ओपनिंग बोल सकते हो। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया आपका 44,000 से, आप इसको ओपनिंग बोल सकते हो। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,000 से, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, ओपन हो गया। अब हमारा क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया 8,000 से कैश के नाम से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 8,000 से सैलरी के नाम से। ये दो एंट्रीज जो हमने पास की, मैंने उसके लेजर बना लिए, जिसमें हमारा सवाल यही था कि भाई ये जो सैलरी का खर्चा जो 8,000 दिख रहा है, ये 8,000 नहीं होना चाहिए, ये 7,000 होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने अब अभी ये पोजीशन में सैलरी को बैलेंस किया तो खर्चा 8,000 दिखेगा, जो कि गलत है। अभी आपने बताया, ये समझ में आ गया कि खर्चा 8,000 नहीं है, खर्चा 7,000 ही है, खर्चा 8,000 नहीं है 7,000 है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, ये 1,000 से ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े हैं, या रखिए, ये रखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जब हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे, हम ये इतना ध्यान नहीं रहता ना हमारे को इतना ध्यान नहीं रहता ना कि वो एंट्री पास करना है, चेक वेक करना है, इतना ध्यान नहीं रहता ना। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे, ओपनिंग एंट्री के साथ साथ में वी आर गोइंग टू पास अ ट्रांसफर एंट्री। साथ साथ ओपनिंग एंट्री जैसी ही पास हो गई, हम एक ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। क्या ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे,
ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, अल्टीमेटली अगर मैंने ये वाला जो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट का 1000 रुपए का बैलेंस है, ये बैलेंस उठा के आउटस्टैंडिंग सैलरी से उठा के अगर यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये 1000 रुपए का बैलेंस अगर मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी से उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो क्या खर्चा 7000 हो जाएगा? क्या खर्चा तब 7000 पे बुक हो जाएगा? मतलब अगर मेरे को ये बैलेंस, ये अकाउंट खत्म करना है, तो 1000 रुपए से यहाँ ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक, ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक, जवाब दो। ट्रांसफर एंट्री रूल या लॉजिक, कमान फास्ट, ट्रांसफर एंट्री में रूल या लॉजिक। तो ये क्रेडिट बैलेंस है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, क्रेडिट में लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस से खत्म करेंगे, खत्म करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट, क्या नाम से? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 1000। देखो अब दिखेगा कैसा, मैंने साल भर में सैलरी का खर्चा 8000 रुपए कैश में पे किया है, जिसमें से 1000 रुपए पिछले साल के थे, 8000 रुपए पे किया है, 1000 रुपए पिछले साल के थे, तो इस साल का खर्चा 7000 रुपए हो गया, जो हमारा इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। डोंट यू थिंक इट विल लुक लाइक दिस? जो सही है, जो जो ये वाली नीचे वाली एंट्री पास करके दिखना चाहिए था, बट वो एंट्री हम पास करते ही नहीं, कोई नहीं करता, ये इतने ध्यान से कोई एंट्री पास ही नहीं करता, तो वो गलती ना हो, ये होता है हमसे, जो गलत कर रहे हैं वो सही है, ये कर रहे हो कोई बात नहीं, आप फ्यूचर में गलत करने वाले हो, हमको पता है आप गलत करोगे, हमको पता है आप गलत करोगे, क्योंकि सिखाया ही नहीं है, सिखाया तो वही है, हमको पता है आप गलत करोगे। तो एक काम कर, जैसे तूने बैलेंस ओपन किया, तुरंत एक ट्रांसफर एंट्री पास कर दे एंड ट्रांसफर द, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ट्रांसफर द आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस, ट्रांसफर द आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस टू विच अकाउंट? जवाब दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं तो काम चल जाएगा? आपको नहीं लगता आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस अगर मैं सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा तो काम चल जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस अगर मैंने सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया तो काम चल जाएगा? तो बस बेसिकली जस्ट ट्रांसफर द आउटस्टैंडिंग सैलरी टू सैलरी अकाउंट, मतलब क्रेडिट है, खत्म करेंगे तो एक एंट्री पास हो जाएंगी आपकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, जमेगा क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी का बैलेंस कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर कर दो? सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो मैं अगर ऐसा रूल बनाऊं तो चलेगा क्या? ऑल पर्सनल अकाउंट, ये एंट्री के लिए रूल बना रहा हूं, ठीक है? ऑल पर्सनल अकाउंट with respect to nominal account, don't you think this outstanding salary account is a personal account? Outstanding salary account is a personal account which is related to salary account, which is related to salary account, that is a nominal account. All personal account with respect to nominal account are transferred to respective nominal account. क्या बोला मैंने? All personal account, मैं लिख रहा हूँ, ये रूल लिख रहा हूँ मैं, ये रूल लिख रहा हूँ मैं। रूल क्या बनाया हमने? जो एंट्रीज थी हमारी, हमने जो स्टेप्स बना रखी है एंट्रीज की, पहले वी आर गोइंग टू पास ओपनिंग एंट्री, मैंने बोला था ना ओपनिंग एंट्री के साथ में एक ट्रांसफर एंट्री भी है। ये ट्रांसफर एंट्री क्या है? ऑल पर्सनल अकाउंट, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, या ऑल पर्सनल अकाउंट all personal account with respect to nominal account are transferred to respective nominal account. All personal account with respect to nominal account, all personal account with respect to nominal account, जितने भी personal account है, जितने भी, कौन सा अकाउंट बोल रहा हूं मैं? जितने भी पर्सनल अकाउंट है जो कोई ना कोई नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। मेरे को बताओ, कैपिटल अकाउंट कोई नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। सर आपने कैपिटल को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? सर आपने कैपिटल अकाउंट को क्यों नहीं ट्रांसफर किया? देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट कोई नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। मैंने कैपिटल को ट्रांसफर किया क्या? दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट, बट कैपिटल अकाउंट को कहीं ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग कमीशन, प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड कमीशन, एडवांस इनकम, सब ये सारे कोई ना कोई नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। तो ऑल पर्सनल अकाउंट विच आर रिलेटेड टू अ नॉमिनल अकाउंट, सिर्फ वही ट्रांसफर करना। ऑल पर्सनल अकाउंट विच आर रिलेटेड टू अ नॉमिनल अकाउंट आर transferred to respective nominal account. Respective is an important term. जैसा outstanding salary will be transferred to salary account, outstanding rent will be transferred to rent account, advance subscription will be transferred to subscription account. So all personal account with respect to nominal account are transferred to respective
नॉमिनल अकाउंट, ताकि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको पता है हम गलत करने वाले। ये एंट्री करेक्ट थी, ये एंट्री करेक्ट थी, फिर भी हम रॉन्ग एंट्री पास कर रहे थे, तो ये रॉन्ग एंट्री का ये एक्चुअली रेक्टिफिकेशन है। ये जो है ट्रांसफर इज रेक्टिफिकेशन, करेक्ट ये होना चाहिए था, हमने तो ये किया ही नहीं है, हम ये कर रहे गलत कर रहे, तो रेक्टिफिकेशन पहले ही पास कर दो, रेक्टिफिकेशन पहले ही पास कर लो, करके देख लो लगे। रॉन्ग और रेक्टिफिकेशन का कॉम्बिनेशन मारोगे ना तो ये नीचे वाली एंट्री बनती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट 1000, सैलरी क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट 1000 है, डेबिट 8 है, तो 7000 डेबिट हो गया, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 8000। तो वो दोनों एंट्री को मिला के यही इफेक्ट बन के आता है, वो दोनों एंट्री को मिला के यही इफेक्ट बन के आता है। तो हमको जो करना है हम नहीं कर रहे, तो एक रूल बना दिया उन्होंने। क्या रूल बनाकर रख लिया कि ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। अब आपको नहीं लगता अगर ऐसे रूल से एक नॉर्मल बीकॉम स्टूडेंट को भी पढ़ा दिया तो क्या अब वो अकाउंटिंग में गलती करेगा क्या? क्या वो उसको देखना पड़ेगा क्या पिछले साल का कितना पे किया, क्या पे किया? नहीं। तो ऐसे रूल से वो अकाउंटिंग करवाई जाने लगी। फिर सही तरीका था ये, बट बहुत लोगों को समझने में दिक्कत जाती थी, तो रूल बना के आप वैसा कर लो। आई होप यू गॉट दैट। समझ में आया क्या? समझा है तो थम्स अप दे दो, समझा है तो थम्स अप दे दो, समझा है तो थम्स अप दे दो, ठीक है? नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लॉजिक है, और मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, किसी के स्कूल में ये लॉजिक पढ़ा होगा तो। अब इसके बाद सब्सक्रिप्शन पढ़ाऊंगा तो लॉजिक समझ में आएगा कि सब्सक्रिप्शन में ऐसा क्यों कर रहे, क्यों कर रहे वो अब समझेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। अब हम प्रॉब्लम नंबर 12 पे आते हैं। 11th आपको लिखना है, 11 लिखने की इच्छुकता है कि सिर्फ ये रूल अपडेट कर दोगे तो काम हो जाएगा? डू यू वांट टू राइट 11th? ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ये अपडेटेड नहीं, वैसे ये रूल थोड़ा और अपडेशन बाकी है इस रूल में, मैं करवाऊंगा बाद में। जस्ट प्रॉब्लम नंबर 11 के आंसर का स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो ले लो। एक मिनट, थोड़ा जूम आउट कर लेते ताकि एक फ्रेम में आ जाए। ये लो, प्रॉब्लम नंबर 11 का फर्स्ट ईयर है, दैट इज 14-15। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। 14-15 का स्क्रीनशॉट आपके सामने है। कम ऑन, हरी अप, टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिया है स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट 15-16 स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैंने यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनाई, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझाना था, उतना काम हो गया मेरा। तो इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट समझने समझने तक के था वो। इससे हमने रूल बनाया, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। अब ध्यान दो, प्रॉब्लम नंबर 12 पे आ जाओ। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 12। मैं चाहूँगा सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, ठीक है बेटा? आपको स्टेप्स याद है ना टू सॉल्व एनपीओ प्रॉब्लम? दे आर 4 स्टेप्स। पहला ओपनिंग, अगर मैं बात करूँ 4 स्टेप में, पहला ओपनिंग, फिर ड्यूरिंग द ईयर, है ना, ऐसा लिखूँ तो चलेगा क्या? दिस इज फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग द ईयर, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप विल बी एडजस्टमेंट, एंड फोर्थ स्टेप विल बी क्लोजिंग। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होता है। पहले ओपनिंग बैलेंसेस पोस्ट कर लो, फिर ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट कर लो, फिर क्लोजिंग पोस्ट कर लो। जिसमें मैंने शॉर्टकट बताया था, हम पगले जैसे सारे अकाउंट ओपन करेंगे कि सिर्फ वो अकाउंट ओपन करेंगे जिसमें एडजस्टमेंट है? क्या हम सारे अकाउंट ओपन करेंगे कि वो जिसमें एडजस्टमेंट्स है? जिसमें एडजस्टमेंट्स है, जैसा सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन होगा। और ओपनिंग वाले सारे, ओपनिंग वाले सारे कर लेना, ठीक है, ओपनिंग वाले सारे कर लेना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस पहले पोस्ट होंगे। कैपिटल फंड विल अपीयर ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। कैपिटल फंड का अकाउंट नहीं भी ओपन किया तो चलता है, सरप्लस ही एडजस्ट होता है, जो हम वहाँ कर लेते हैं, सरप्लस या डेफिसिट। कैश, कैश का अकाउंट ओपन करना है कि कैश अकाउंट इज ऑलरेडी ओपन? 50,000 का कैश अकाउंट ओपन करना है कि 50,000 का कैश अकाउंट इज ऑलरेडी ओपन? कैश ऑलरेडी ओपन रहता, बस चेक कर लेना कि ये देख लो, ये 50,000 है, ये 50,000 है, हाँ है, बढ़िया, कैश अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, तो उसको अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वी आर गोइंग टू ओपन इट सेपरेटली। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अच्छा ओपन कहाँ करूँ? ओपन कहाँ करूँ? ओपन कहाँ करूँ? बोलो, ओपन कहाँ करूँ? कहाँ ओपन करूँ? कहाँ ओपन करूँ? दिस विल बी ओपन सेपरेटली। यस, कौन सा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? दिस इज डेबिट बैलेंस ना, एसेट साइड में लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस। बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। जमेगा यहाँ तक? जमेगा यहाँ तक, हाँ या ना?
पक्का श्योर? और कुछ नहीं बचा, ओपनिंग बैलेंसेस हो गए। अब मेरे को बताओ ओपनिंग बैलेंसेस के बाद रुकना है कि तुरंत ट्रांसफर एंट्री पास करना है? ओपनिंग बैलेंस के बाद रुकना है या तुरंत ट्रांसफर एंट्री पास करना है? जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। ओपनिंग बैलेंस के बाद शैल आई वेट और आई विल पास द ट्रांसफर एंट्री? ओपनिंग के साथ में ही है ना, ओपनिंग के साथ में ही है, ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। तो आपको नहीं लगता क्या ये वाला जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है दिस विल बी ट्रांसफर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट? ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का 30,000 का बैलेंस है विल बी ट्रांसफर टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसको बैलेंस कर लो, कितना आएगा बैलेंस? 30,000। डेबिट बैलेंस है, खत्म करेंगे तो क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट, तो बताओ यहाँ क्रेडिट तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 30,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से 30,000। जमता है यहाँ तक? एक शॉर्टकट बताओ क्या, एक शॉर्टकट बताओ क्या? यहाँ तक ये समझा है क्या? पहले एक बात हम सब दे दो, ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपन इन आर ट्रांसफर्ड इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। एक शॉर्टकट बताओ, अब शॉर्टकट बताओ। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट, ये बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्या, थोड़ा सा रूल में चेंज कर देते हैं। ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट है, ये रूल है। मैं अगर ये ट्रांसफर को काट दूं और इसकी जगह अगर डायरेक्ट यहाँ लिख दूं ओपन टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, तो चलेगा क्या? क्योंकि आप पहले अकाउंट ओपन कर रहे हो फिर ट्रांसफर कर रहे हो, उससे अच्छा ये डेबिट बैलेंस यहाँ ओपन ना करते हुए अगर यहाँ ओपन कर लिया रहता तो काम चल गया रहता क्या? अरे 30,000 वहां डेबिट करने की जगह अगर 30,000 मैंने डायरेक्ट, दो इट इज एन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपन कर लिया रहता तो काम चल गया रहता क्या? ये ना बनाते हुए अगर डायरेक्ट ये बना दिया रहता तो काम चल गया रहता क्या? हाँ या ना? तो ट्रांसफर करने की जगह मैंने रूल को क्या बोला, ट्रांसफर करने की जगह ओपन कर दो। ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ओपनड इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट, यानी ओपन इन रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। जितने भी पर्सनल अकाउंट है जो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है उस सबको रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट में ही ओपन कर लो। तो शॉर्टकट, एक अकाउंट कम हो गया हमारा, ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आई होप यू गॉट दैट, आई होप यू गॉट दैट। बढ़ू आगे यहां से, थोड़ा एक दो दिन पेशेंस रखना पड़े, दूसरा ही दिन है जिस दिन मैं सब्सक्रिप्शन पढ़ा रहा हूँ, एक दिन और लगेगा हाथ साफ करने को, चौथे दिन आप मेरे को बताओगे सर ऐसा करो, ठीक है, पेशेंस थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गए, ओपनिंग बैलेंस हो गए, वी आर डन विद ओपनिंग एंट्रीज। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर के लिए जस्ट स्टार्ट विद दिस बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका इफेक्ट देना है कि दैट्स द इफेक्ट, ये जो 50,000 रुपए उसका इफेक्ट देना है कि दैट्स द इफेक्ट, वो 50,000 इज द इफेक्ट, वो 50,000 इज द इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन, वहां डेबिट, एनुअल सब्सक्रिप्शन वहां डेबिट, यहां क्रेडिट कैश के नाम से 2 लाख रुपए। लाइफ मेंबरशिप फीस वहां क्रेडिट यहां डेबिट, कैपिटल में ऐड, इट विल बी एडेड इन कैपिटल, इट विल बी एडेड इन कैपिटल। क्लियर है यहां तक? Balance carried down, this is closing balance of cash, closing balance of cash will appear on the balance sheet के asset side, closing balance of the cash will appear on the balance sheet के asset side में, cash के नाम से 3,50,000। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर हो गया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखी हुई है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द करंट ईयर इंक्लूड्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्रीवियस ईयर। हमारा यही अजम्पशन है ना कि भाई ये जो 2 लाख रुपए मिले इसमें से 30,000 रुपए पिछले साल के, तभी तो हमने ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एडजस्ट किया है कि 2 लाख में से 30,000 अगर पिछले साल के, तो इस साल की इनकम 1,70,000 है। तो मेरे को तो ये एडजस्टमेंट हमको अलग से पास करना है कि हमारे रूल की वजह से ऑलरेडी पास हो गई? ये एडजस्टमेंट हमको अलग से पास करना है कि हमारे रूल की वजह से ऑलरेडी पास हो गई? क्या लगता है आपको? ये हमारा बेसिक अजम्पशन है ना कि भाई इस साल अगर पैसे मिले हैं तो पिछले साल के पैसे पहले मिले होंगे, इसकी वजह से ये हमारे रूल की वजह से ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी पास हो गई, तो हमको अलग से इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है।
हमको अलग से इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज बिन ऑलरेडी टेकन केयर. दिस इज बिन ऑलरेडी टेकन केयर. क्लियर है यहाँ तक? इसको हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, हमारे इंफॉर्मेशन में ले लिया है, उसको हमने ऑलरेडी ले लिया है. कर लो इसको, बैलेंस कर लो. 1,70,000 का बैलेंस आएगा, ये आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सरप्लस डेफिसिट में 1,70 का सरप्लस आएगा विच विल बी एडेड टू कैपिटल एंड योर बैलेंस विल गेट दिस. कम ऑन राइट इट डाउन. कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो. हो गया है क्या? लिख लिया है? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. प्रॉब्लम नंबर 13. यहाँ भी कुछ चीज़ें वैसी सिमिलर है. नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 13 में क्या दिया हुआ है. मदद करोगे ना मेरी? You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2016 and balance sheet. Balance sheet opening दिए हुए है, during the year दिया हुआ है, नीचे additional information कुछ दिया हुआ है. तो अगेन फर्स्ट ओपनिंग बैलेंसेस विल बी पोस्टेड. ये होगा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3. लेट्स स्टार्ट विद पोस्टिंग. लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टिंग. पहला हम क्या करेंगे? account open on same side. account open on same side. capital account will be open in capital account. कैपिटल के नाम से बैलेंस 7,000 रुपये यहाँ आ जाएगा. एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या लगता है एडवाइजेबल क्या है? मैं एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करूं कि दिस इज अ पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट? क्या लगता है एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करूं कि अ पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट?
दिस इज अ पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, दिस इज अ पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट, यस और नो? ये एक पर्सनल अकाउंट है जो एक नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, विल बी ओपन डायरेक्टली इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसको डायरेक्ट हम कौन सा अकाउंट में ओपन कर देंगे? सब्सक्रिप्शन। तो इस अकाउंट की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं ओपनिंग डेबिट, ओपनिंग क्रेडिट है रादर, ये दिस इज क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिट विल ओपन ऑन द सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में। क्या नाम से ओपन कर दूंगा मैं? ओपनिंग एडवांस। ये अकाउंट क्यों बनाऊं? ये बनाता फिर यहाँ डेबिट करके यहाँ, ना 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 ना, मुद्दा इजी रखो ना, काहे फोकट एक अकाउंट बढ़ाना, जिंदगी वैसे ही आसान करो, दिक्कतें बहुत है। यहीं डायरेक्ट ओपन कर दूं। अगला, कैश अकाउंट ओपन करना है कि कैश अकाउंट ऑलरेडी है? कैश अकाउंट ओपन करना है कि कैश अकाउंट ऑलरेडी है? कैश अकाउंट ऑलरेडी है, कैश अकाउंट ऑलरेडी है, क्लियर है यहां तक? कैश अकाउंट ऑलरेडी है तो उसको अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है, उसको अलग से ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? बढ़ू आगे? अब क्या करेंगे? ड्यूरिंग द ईयर पोस्ट करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स द इफेक्ट, इसका वो इफेक्ट है। एनुअल सब्सक्रिप्शन, वहां डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट कैश में 2 लाख रुपए। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलवेज कैपिटलाइज, इट विल बी एडेड टू कैपिटल। बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 3,10,000 रुपए। देख लो इस साल की सब्सक्रिप्शन नाम की इनकम कितनी हुई? एडलेस कहीं नहीं, हम डेबिट क्रेडिट से बनाया हुआ अकाउंट, एडलेस रटो मत, डेबिट क्रेडिट। इस साल की सब्सक्रिप्शन नाम की इनकम कितनी हुई? इस साल की सब्सक्रिप्शन नाम की इनकम कितनी हुई? जवाब दो। डोंट यू थिंक 3,000 रुपए पिछले साल मिल गए थे इस साल के एडवांस में, और इस साल हमने 2 लाख रुपए और वसूल लिए, तो टोटल मेरी इस साल की इनकम कितनी होगी? अगर मैं टोटल इस साल की इनकम को 2,03,000 रुपए बोलूँ तो चलेगा क्या? 2,03,000 रुपए बोलूँ तो चलेगा क्या? हाँ या ना? टोटल मेरी इस साल की इनकम 2,03,000 है, एंड ये जो 2,03,000 है विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट्स इट। इसको सरप्लस निकाल लो, ऐड कर लो। मैंने कहीं भी एडलेस, कहीं भी वर्डिंग्स नहीं वापरी है एडलेस की, मैंने सिर्फ डेबिट क्रेडिट बोला है और सिंपल फ्लो में डाला है, जो प्रोसेस है हमारी उसी के फ्लो में डाल रखा है। फिर चाहे सब्सक्रिप्शन अकाउंट रहे या सैलरी अकाउंट रहे, कभी गड़बड़ नहीं करोगे आप। छाप लो। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है स्क्रीनशॉट? हमारे सब्सक्रिप्शन टॉपिक पे वापस आ जाओ। मैंने आपको बताया था सब्सक्रिप्शन में 4 एडजस्टमेंट्स है, सब्सक्रिप्शन में रादर 5 एडजस्टमेंट्स है, हम 4 पढ़ चुके हैं, हम 4 पढ़ चुके हैं। अगर मैं नंबर्स लिखूँ तो ये हमने पढ़ा था प्रॉब्लम नंबर 9 के साथ, ये हमने पढ़ा था प्रॉब्लम नंबर 10 के साथ, ये हमने पढ़ा है प्रॉब्लम नंबर 12 के साथ, और ये प्रॉब्लम नंबर 13 के साथ। इन दोनों का रूल जो है, इन दोनों का हमने क्या रूल बनाया? इन दोनों का रूल जो हमने बनाया वो क्या बनाया? ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, काम लाल कलर से लिखते हैं ना इसको, लाल कलर से, लाल भड़की लाल, लाल। ऑल पर्सनल अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू nominal account are opened in respective nominal account. All personal account with respect to nominal account are open in respective nominal account. वो हमने इसको मिला के रूल बनाया।
ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे इसमें भी एक चीज़ बाकी है, ये शायद प्रॉब्लम नंबर 18 या 19 में पढ़ेंगे हम, थोड़ा तब तक पेशेंस रखना। पांचवा एडजस्टमेंट। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं ओवर एंथुजियास्टिक होके एक एडजस्टमेंट, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। वो बोलते ना, थोड़ा अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा विश्वास कर लेने वाली बात है। मेरे को उम्मीद कम है कि आप डेबिट क्रेडिट से कराओगे, बट अगर आप डेबिट क्रेडिट से नहीं करोगे तो मत करना। अगर आप यहाँ प्लस माइनस का दिमाग लगाने वाले हो घर पे तो मत सॉल्व करना। वेट करना नेक्स्ट क्लास तक का, मैं करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। कोशिश करना, अगर सॉल्व करना है तो जो आज नियम हमने पढ़े उन नियमों के हिसाब से कर सको तो सॉल्व करना, नहीं तो नहीं करना। अननेसेसरी प्लस माइनस लगा के मत आना कि सर हमको स्कूल कॉलेज में प्लस माइनस पढ़ाया, हम उससे सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। वो हरकत मत करना। डेबिट क्रेडिट से करो, गलत आने दो चलेगा, बट एक बार ट्राई तो करके आओ डेबिट क्रेडिट से। यू विल फील कि मेरे पढ़ाने से पहले भी इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने अब तक नहीं पढ़ाया ये, जहाँ पे 3 ऐसे दिए हुए रहते हैं, 14, 15, 15, 16, 16, 17, बट ये मैं कल पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ट्राई करके आना, ठीक है। कोई डाउट है आज के कंसेप्ट में तो पूछ लो। ऑल पर्सनल अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव नॉमिनल अकाउंट। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम नंबर 13 का स्क्रीनशॉट चाहिए, वो ले ले। कोई डाउट नहीं है तो हम आज यहीं रुकते हैं। कल क्लास है हमारा, कल कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। कल क्लास है हमारा। चलिए बेटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।